क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। स्पेशली ये जो चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का। मतलब अगर हमें कोई भी सैंपल मिला या कोई भी अर्थ कई क्रस्ट मिली या कुछ भी मिक्सचर मिला, उसमें हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन सा कंपाउंड है उसमें और किस अमाउंट में प्रेजेंट है वो। स्पेशली हम इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट देखते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट या इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। मतलब उनको कैसे सिलेक्ट मतलब क्लासीफाई करेंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, कौन सा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या कौन सा मतलब या एनाइन प्रेजेंट है, जैसे Cl- या आयोडीन माइनस ये प्रेजेंट है, और या कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, the branch of chemistry which concerned with the experimental technique and method of expressing the result in the maximum possible accuracy is called analytical chemistry। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक देखते हैं, जो मतलब किस एक्सपेरिमेंट मतलब कैसे हम एक्सपेरिमेंट करें, और उसको मेथड देखते हैं उसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट का, जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कैसे लिख सके। एक्यूरेसी मतलब जैसे हमारा रिजल्ट आना चाहिए था एक, अगर हमारा रिजल्ट एक आना चाहिए था अगर, तो हमारा मतलब तो जो एक्सपेरिमेंटली जो डाटा ऑब्जर्व करेंगे वो हमारा एक के इक्वली आना चाहिए। जितना वो एक के इक्वल होगा जो हमारा मतलब जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, जितना उसके पास हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा उतना ही उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगी एक्सपेरिमेंट की ना। जैसे मान लो एक आना चाहिए था, अगर मान लो 0.9 आ गया तो वो है एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर मान लो एक का 0.8 आया तो 0.9 वाले की एक्यूरेसी ज़्यादा है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्यूरेसी होती है और एक होता है प्रिसीजन ना। एक मतलब एक तो बोलते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट का तो मतलब क्या है कि जो हमारा मतलब रिजल्ट आना चाहिए था उसके करीब आया, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया ना वो इसके मतलब काफ़ी करीब आया है, वो उसको तो बोलेंगे हम एक्यूरेट। और प्रिसाइज बोलेंगे, मान लो हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट आना चाहिए था हमारा 0.1। हाँ, तो एक तो रिजल्ट आ गया 0.9 आ गया और एक आ गया 0.5, एक 0.3 आया है ना। तो मान लो ये तो मतलब 0.9 तो काफ़ी करीब है 0.1 के, है ना। तो ये बोलेंगे एक्यूरेट तो सबसे ज़्यादा ये है कि भाई मतलब जो पहले वाला रिजल्ट है ये है, मतलब 0.9 है। मान लो एक आया कि एक तो आया 0.6 आया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में आया 0.6, एक अगला मतलब उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए, एक आया 0.61 और एक आया 0.62। तो देखो जो मतलब अगर थ्योरेटिकल रिजल्ट के जितना ज़्यादा पास है उसको तो बोल लेंगे एक्यूरेट, और जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो आपस में कितना पास है उसको बोलेंगे प्रिसीजन ना। मतलब 0.6 है, 0.61 है, 0.62 है, तो ये मतलब सारे जो रिजल्ट है वो एक दूसरे के पास हैं। हालांकि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1, है ना, तो लेकिन वो 1 से तो दूर है लेकिन एक दूसरे के ज़्यादा पास है, तो उनको बोलेंगे एक्यूरेट, सॉरी उनको बोलेंगे प्रिसाइज रिजल्ट। और जो जैसे 0.9 था, 0.5 था, 0.3 था, उनमें एक 0.9 था तो उसको बोलेंगे हम एक्यूरेट, है ना। तो देखो अगर 0.6 उन्हें ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भाई जो हम टेक्निक वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई कमी है ना, क्योंकि जो मतलब रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे पास में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमने सॉल्यूशन लिया था या कुछ लिया था उसमें कोई गड़बड़ है या रिएजेंट में कोई गड़बड़ है ना। प्रिसाइज का मतलब तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, एक में 0.9 आ रहा था, एक में 0.5 आ रहा था, एक में 0.3 आ रहा था, उसमें तो मतलब हम यही नहीं पता कर पा रहे कि भाई एक्चुअल दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, कि भाई रिजल्ट कितने दूर आ रहे हैं। तो उसका हम उसमें यह है कि हमारी टेक्निक में ही गलती है जो हम कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, जो रीजेंट वगैरह हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रिसाइज वो बताएगा कि रीजेंट वगैरह उसमें गलती है। लेकिन अगर इनमें मतलब अलग लगा रहा है 0.5, 0.9, 0.3, तो उसमें ये होगा कि जो हम टेक्निक लगा रहे हैं वो गलत है ना। तो क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की देख लिया हमने डेफिनेशन। फिर उसमें होते हैं 2 चीज़ें आती होती है, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव जैसे पता लग रहा है, क्वालिटेटिव मतलब जो
क्वालिटी को बताए, और क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी को बताए। क्वालिटेटिव तो ये बताएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव बताएगा कि वो किस अमाउंट में कितना प्रेजेंट है, किस अमाउंट में कौन सा किस अमाउंट में प्रेजेंट है ना। द क्वालिटेटिव एनालिसिस डील विद द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है ना और आयन प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल, वो बताएगा वो खाली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील विद द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट, डिफरेंट एलिमेंट और आयन प्रेजेंट इन द सैंपल ना, ये होता है। फिर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब जो हम बेसिक प्रिंसिपल या कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो हम देखते हैं इसमें। पहले तो पहला है कंसेप्ट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। द कंसेप्ट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, जो हम जैसे हम किसी भी एलिमेंट को हमने मतलब जस्टिफाई करना है या ये देखना है कि एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको सॉल्ट बनवा लेते हैं। जैसे बैरियम है, बैरियम का क्या करेंगे हम, सल्फेट के साथ उसकी रिएक्शन करा के बैरियम सल्फेट बना लेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो बैरियम जो मतलब बैरियम प्रेजेंट है। अगर बैरियम सल्फेट बन गया तो फिर उसमें क्या होता है, बैरियम सल्फेट एक सॉल्ट बना है ना, तो हमें ये देखना होता है कि भाई ये बैरियम सल्फेट कहीं बन भी जाए और सॉल्यूशन में डिसॉल्व आ रहे हैं ना। मान लो बैरियम प्रेजेंट था और बैरियम सल्फेट बना लिया उसने, लेकिन बैरियम सल्फेट बन गया, लेकिन हम फिर भी उसको एनालिसिस ना कर पाए, क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व आ रहे हैं। तो इसकी तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना सोल्यूबल है ना, या मतलब किस अमाउंट में होगा। तो ये मान लो ये पता होना चाहिए किस अमाउंट में ये होगा, तो इसकी जो मतलब प्रेसिपिटेट है वो बनेगा है ना, प्रेसिपिटेट बनेगा, वो हमें पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए बैरियम की या सल्फेट की जिसमें वो प्रेसिपिटेट बने ना। तो इसका होता है कंसेप्ट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट तीन टाइप के होते हैं। एक तो पूरा सोल्यूबल होते हैं, मतलब जो पूरा सोल्यूबल हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको हम वाटर में डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है ना। और अगला है जैसे स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल या मतलब कम सोल्यूबल होते हैं, और एक होता है बिल्कुल ही इनसोल्यूबल। जो इसमें हम एनालिसिस करते हैं, इसमें मोस्टली ऐसे बनते हैं जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब थोड़े बहुत सोल्यूबल होते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है, जैसे ऑन द अदर हैंड जो NaCl है वो तो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन जैसे लेड क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, बैरियम सल्फेट है, विच आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर, जो ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। सच कंपाउंड आर कॉमनली नोन एज इनसोल्यूबल, या इनको इनसोल्यूबल भी बोल देते हैं या स्पेरिंगली सोल्यूबल बोलते हैं। एक्यूरेटली बोल लें तो, इनसोल्यूबल तो नहीं बोल सकते इतने अच्छे से। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द नेम ऑफ यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इनको मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेके इसका तब हम इसको देखते हैं कि ये बना है नहीं बना है। जो बैरियम सल्फेट है ये होता है, जो जैसे हम कोई भी सॉल्ट होता है जैसे AgCl है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, हाँ, फिर सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर हमने उसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करने के बाद वो AgCl जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन मतलब उसका लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा वो, है ना। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो जिसमें इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश का मतलब कि भाई जितना AgCl सोल्यूबल हो रहा है वाटर में, उतना ही AgCl जो वाटर से दोबारा सॉलिड बन रहा है ना। तो मतलब एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी जिसमें जो AgCl सॉल्यूशन में है और AgCl सॉलिड में है, वो उनकी अमाउंट फिक्स हो जाएगी ना। तो पहले तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, फिर जो सॉल्यूशन वाला AgCl है वो क्या करेगा, वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन करेगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस ना, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और फिर हम कुछ ऐसा मतलब एनायन वगैरह डाल लेंगे जिससे जो Ag पॉजिटिव है वो उसको हम मतलब ये पता कर सके कि Ag पॉजिटिव बना या नहीं बना है। सिंपली समझिए, जो सबसे पहले जो AgCl सॉलिड फॉर्म में, फिर वाटर में डाला, फिर इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, फिर जो सॉल्यूशन में था वो अपने आयंस में टूट जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। हाँ, तो फिर ऐसे ही
फिर हम इसको अगर लिखेंगे जो इक्विलिब्रियम, कैसे भी कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस डिवाइड बाई AgCl। कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट ना। लेकिन जो AgCl है, AgCl एक सॉलिड फॉर्म में है, तो AgCl जो है वो कांस्टेंट हो गया था ना। तो फिर जो AgCl कांस्टेंट है तो K इंटू AgCl उसको हम लिख देंगे K इंटू कॉन्स्टेंट, और इसको लिख देंगे हम KSP। KSP लिख देंगे, KSP की फॉर्म लिख देंगे, और KSP का मतलब होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ऐसे अगर कोई और सॉल्यूशन है और कोई सॉल्ट है जैसे AXBY, उसको हम पहले तो सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर वो सॉल्यूशन में जाएगा, फिर वो अपने आयंस में जो टूटेगा X A प्लस और Y B माइनस। तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू A की पावर हो जाएगी जितने A प्रेजेंट है ना, मान लो A X है तो मतलब X नंबर ऑफ A प्रेजेंट है, तो वो X जो है वो A की पावर में आ जाएगा, है ना। वैसे ही B कितने प्रेजेंट है, Y प्रेजेंट है, वो ऐसे ही B जो है B की पावर हो जाएगी Y। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू, मतलब जो एक ये होता है जो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही सोल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। फिर जो कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट ऑन द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो 1 मोल ऑफ सॉल्ट के जो डिसोल्यूशन होने के बाद कि जो कितने नंबर ऑफ आयन बनते हैं उस एक मतलब आयन के, जैसे कैटायन के X बन रहे हैं तो वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो फिर होता है रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा और सोल्युबिलिटी है तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा। देखो जैसे AgCl है, AgCl किस में टूटेगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, तो फिर Ag की हम मतलब सोल्युबिलिटी मान लेंगे S, और Cl के भी Cl माइनस की भी S मान लेंगे, तो कैसे हो जाएगा। देखो ये तो कांस्टेंट ही होएगा AgCl, तो हम इसको तो लिखेंगे नहीं ना, उसकी जगह हम KSP लिखते हैं। KSP का मतलब जो ये वाली टर्म थी AgCl की अमाउंट वाली टर्म थी वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया ना, एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया था, तो ये KSP लिखेंगे हम। KSP में AgCl की अमाउंट नहीं लिखेंगे, जो आयंस हैं उनकी लिखेंगे S इंटू S, है ना। मतलब KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव इंटू Cl माइनस, और Ag की अमाउंट कितनी है, Ag की भी S है और Cl की भी S है, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर ना, तो S स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अगर तो हम S की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म में, तो वो उसका अंडर रूट हो जाएगा ना, जिसे दिख रहा है इसमें। और फिर अगर ऐसे कोई ऐसा अमाउंट है जैसे इसमें तो AgCl में तो क्या था, एक Ag पॉजिटिव था और एक Cl माइनस था, लेकिन कई ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिनमें मतलब कैटायन और अमाउंट अनायन के अमाउंट में नंबर जो है उनका वो एक से ज़्यादा होता है। जैसे जिरकोनियम फॉस्फेट है, इसमें जिरकोनियम को तोड़ेंगे सॉल्ट को तो 3 तो जिरकोनियम के आयन निकलेंगे और 4 फॉस्फेट के निकलेंगे, तो फिर ये कितना होगा मान लो, तो इसमें जिरकोनियम को लिखेंगे हम 3S। जिरकोनियम के कितने होंगे, क्योंकि 3 है ना, एक आयन के लिए हम S लिखते हैं और 3 है तो 3 के लिए लिखेंगे हम 3S। और ऐसे ही फॉस्फेट है तो फॉस्फेट के लिए 4 फॉस्फेट हैं तो इसके लिए लिखेंगे हम 4S। तो मतलब ये 3S और 4S क्या होगी, ये इसकी अमाउंट होगी, मतलब कितनी अमाउंट है इन आयन्स की ना। मान लो 2 जिरकोनियम के आयन होते तो वो हो जाती है 2S, है ना। ये मतलब ये अमाउंट है जिरकोनियम 4 पॉजिटिव की कितनी है या फॉस्फेट की कितनी है। फिर जो हमने क्या निकाली, अमाउंट निकाल ली, फिर अमाउंट का हमने क्या करना है, उनकी पावर लगानी है जितने नंबर ऑफ एनायन प्रेजेंट है, एनायन या कैटायन प्रेजेंट है। तो जिरकोनियम की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 जिरकोनियम के आयन थे। ऐसे फॉस्फेट की जो क्या हो जाएगी, फॉस्फेट की पावर 4 हो जाएगी। ये जो ब्रैकेट में हम शो करते हैं इसका मतलब हो जाता है कि कंसंट्रेशन, अगर हमने एक तो खाली ये लिखा हुआ है लेकिन उसको हम अगर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिसके ब्रैकेट होती है, उसका मतलब हो जाता है कि ए की कंसंट्रेशन,
ना, एक ही कंसंट्रेशन। जैसे जिरकोनियम को हमने ब्रैकेट में लिखा तो इसका मतलब जिरकोनियम की कंसंट्रेशन, जिरकोनियम की कंसंट्रेशन कितनी थी, 3s थी ना, तो कितना हो जाए 3s की पावर 3, क्योंकि 3 जिरकोनियम आयन है, और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कितनी निकली थी, 4s निकली थी, तो 4s की पावर 4, तो ये आ जाएगी, इनकी पावर लिखेंगे तो 6 9 12 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, s की 4 और s की 3 इधर से, मतलब टोटल s 7 हो जाएगी, और ऐसे हम s निकाल लेंगे तो वो इस फॉर्म में निकल जाएगा। हाँ, तो इससे हम किसी मतलब इसी सिंपल सा आगे होता है जिससे हम मतलब सोलिबिलिटी या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो हम रिलेशन देखते हैं। और एक ये फार्मूला, जैसे कॉमन फार्मूला जो अगर हम देखें इसका, तो ए एक्स प्लस बी ए एक्स बी वाई है, तो उसमें क्या होगा, एक्स तो जो ए पॉजिटिव बनेंगे और वाई बी क्या बी नेगेटिव बनेंगे ना। ये चार्ज दिखा रखा है, अभी इसको हम पी क्या की फॉर्म में दिखा सकते हैं, या पी क्या होगी, या मतलब ये भी दिखा सकते हैं कि भाई वाई माइनस भी दिखा सकते हैं ना। जो ए पे चार्ज कितना होगा वो वाई पॉजिटिव होगा ना, जितने वाई हैं ये वाई इतना पॉजिटिव होगा ना, ये होता है। तो फिर आगे होगा जैसे, तो के एस पी को कैसे लिखेंगे, ए पी पॉजिटिव की पावर एक्स और बी की पावर वाई, और ए की पावर की ए की अमाउंट कितनी है, एक्स एस है ना, क्योंकि एक्स इसके आगे है और एस ए की एस होती है, तो ये एक्स एस है और ये वाई एस है, तो इनकी दोनों की पावर एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ऐसे लिखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आती जाएगी ना, सोल्बिलिटी इस फॉर्म में निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर आपको मतलब अगर न्यूमेरिकल निकालना है, ऐसे सोल्व करना है, तो इस फॉर्म में निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल को हम सीधा ऐसे ही मतलब आयंस को ब्रेक डाउन करके सीधा निकाल लेंगे, ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। जैसे हमने जिरकोनियम वाले में निकाला वैसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ये कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। अगर जैसे PbCl2 है, तो PbCl2 में क्या, तो जो Pb है, Pb तो एक ही आयन बनेगा, तो Pb की कंसंट्रेशन कितनी होगी, S होगी, लेकिन Cl कितने हैं, 2 हैं, तो उसकी होगी 2s है ना। और जो S के Pb के आगे क्या है, 1 है, तो S की पावर कितनी रहेगी, 1 होगी, लेकिन जो Cl के आगे क्या है, 2 है, तो इसकी Cl की पावर कितनी हो जाएगी, Cl के अमाउंट की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s इंटू 2s2 पावर 2 है ना। तो s की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, s2 और s, ये 4 हो जाएगा, 4s3। ऐसे हम सोलिबिलिटी निकाल लेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, फिर ये इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो ये होता है। तो फिर देखेंगे हम इसको यूज कैसे करते हैं, है ना। मतलब इस जो हमने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट देखा, इसको हम यूज कैसे करेंगे जो हमारा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें। तो इसमें एक और कंसेप्ट रह जाता है जो होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जैसे NH4OH है, ये एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वो होते हैं जो मतलब पूरा ना टूटते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो पूरे का पूरा NH अपने आयंस में टूटेगा, इसका कुछ अमाउंट जो है वो इसमें अपने आयंस में टूटेगा, उसको बोलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरे के पूरे अपने आयंस में टूट जाए। जैसे NaCl है, वो पूरे का पूरा Na पॉजिटिव और Cl में टूट जाता है, लेकिन NH4OH जो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस में टूटता है। तो होता है एक होता है ली-चैटरले प्रिंसिपल। क्या ली-चैटरले प्रिंसिपल बताता है कि भाई मान लो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया NH4 पॉजिटिव NH4OH और इसके आयंस के बीच में। इसमें अगर हम कोई भी चेंज करेंगे ना, जो मतलब इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, कोई भी चेंज करेंगे हम, तो वो जो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा जो उस चेंज को मतलब उल्टा करेगा, उस चेंज का ना, उस चेंज को मतलब काउंटरैक्ट करेगा, है ना। मान लो अगर हम इसमें OH माइनस डाल लेंगे, है ना, तो OH माइनस डालेंगे तो क्या है, OH माइनस डालेंगे तो जो इक्विलिब्रियम पे OH माइनस की कंसंट्रेशन थी और हमने OH माइनस और बार से डाल दिया, तो क्या हो गया, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम जो है वो इससे डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा कि भाई हम OH माइनस की कंसंट्रेशन को कम करें, है ना। हमने OH माइनस बार से डाला तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो। OH माइनस की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब जो NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस से NH4OH बन जाए, है ना। तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा,
जो NH4OH है वो बनेगा तो क्या होगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। और ऐसा ही हम ये करें कि भाई OH माइनस बाहर निकाल लें कुछ सॉल्यूशन से, या कुछ ऐसी रिएक्शन करा दें कि भाई जिससे OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम इस प्रोडक्ट की साइड आएगा, तो मतलब क्या होगा, जो NH4OH है वो ज़्यादा टूटेगा और OH माइनस को ज़्यादा बना देगा। क्यों? क्योंकि जो OH माइनस है वो कम हो रहा था, है ना। तो फिर ये होता है ली चैटर्जी प्रिंसिपल होता है। ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सॉल्वेंट टू द सिस्टम बाय एडिशन ऑफ वन और बोथ ऑफ द आयंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये मतलब एक पॉइंट को बता रहा है कि भैया अगर सिस्टम में कुछ ऐसा कोई आयन डाल रहे हैं, कोई भी आयन बाहर से डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट की साइड चला जाएगा, मतलब रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा इसमें, इसका मतलब क्या कैसे यूज करते हैं हम, देखो कॉमन आयन क्या होता है, जैसे NH4OH है वो टूटा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस में, उसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा टूटे ना, जैसे NH4Cl डाल दिया, तो फिर उसमें क्या होगा, NH4 पॉजिटिव की अमाउंट जो है सोल्यूशन में बढ़ गई, क्योंकि NH4Cl तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो मतलब जो कॉमन आयन कौन सा था इन दोनों में, कौन सा था, NH4 पॉजिटिव था। तो फिर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव की अमाउंट जो है वो बढ़ गई, NH4 पॉजिटिव की अमाउंट बढ़ गई, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब जो है जो NH4OH है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर जो NH4 पॉजिटिव की अमाउंट है वो उतनी रह जाएगी जितनी पहले थी। देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो अमाउंट तो हमने NH4 पॉजिटिव की बढ़ाई खाली, है ना, बाहर से, तो फिर उससे क्या होगा, जो NH4OH था वो मतलब ज़्यादा बना, ये वाला ज़्यादा बना, क्योंकि रिएक्शन जो है लेफ्ट की साइड चली गई। फिर इसके साथ क्या, जो NH4 पॉजिटिव जो NH4OH बना वो किससे बना है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस से मिलके बना है ना। तो फिर जो NH4OH ज़्यादा बनेगा, ये वाला ज़्यादा बनेगा, तो उसमें जो NH4 पॉजिटिव भी खर्च होगा और OH माइनस भी खर्च होगा। तो मतलब इससे क्या होगा, जो OH माइनस की कंसंट्रेशन थी वो भी इसके साथ साथ कम हो गई, है ना। ये हमें कराना होता है ना, जो मतलब इस हमारा मेन बेस जो हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा है, इसका मेन बेसिक क्या होता है कि भाई हम OH माइनस की कंसंट्रेशन को कम करें, हैं, OH माइनस ये कंसंट्रेशन भी ऐसे कॉमन आयन इफेक्ट से कम हो जाएगी, है ना। तो फिर अगला है, इस इफेक्ट को बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, फॉर एग्जांपल इफ वी एडिंग द सॉलिड अमोनियम टू द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज, तो क्या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। देयरफॉर द कॉमन आयन इफेक्ट में बी डिफाइंड एज अ suppression of degree of dissociation of weak acid or weak base by the addition of another strong electrolyte containing a common ion। मतलब क्या हुआ, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी वो कम हो रही है, वीक किसी भी वीक सोल्ट के ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रही है। डिसोसिएशन ज़्यादा कब होता, जब NH4OH है जो वो ज़्यादा अमाउंट में टूटता है NH4 पॉजिटिव और OH माइनस में, लेकिन इससे क्या होगा, जो NH4OH था वो ज़्यादा बन गया, तो फिर उसकी क्या होगा, उसकी डिसोसिएशन की डिग्री थी वो कम हो गई। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, तो फिर इसका क्या होता है, मतलब इसका यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। देखो, विद द बैकग्राउंड लेटर डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ concept of solubility product and the common ion effect in the separation of basic radical into various group of inorganic qualitative analysis. We may recall the essential condition for the precipitation of an electrolyte, that is ionic product should be exceeds the product solubility product। देखो एक चीज होती है आयनिक प्रोडक्ट, एक होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो तो क्या हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम एक्सपेरिमेंटली उसको निकालते हैं। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब उस जो भी आयंस है उसमें प्रेजेंट है, किसी भी टाइम पे उन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है उसको, मतलब जैसे Ag पॉजिटिव था तो मतलब Ag पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव इंटू Cl माइनस, Ag पॉजिटिव इंटू Cl माइनस, है ना। तो उसके अगर हम सोलिबिलिटी की फॉर्म में देख रहे थे तो उसको तो बोलते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर मतलब जो सॉल्यूशन वाला मतलब सोलिबिलिटी वाला इक्विलिब्रियम नहीं बना हुआ है
तो उसके किसी भी टाइम पे जो है वो एक तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो जब देखेंगे जब हम जो मतलब सोलिबिलिटी मतलब जब वो सोल्यूबल होगा, है ना, सोल्यूबल होगा जब वो सोल्ट है जब वो सोल्यूबल होगा, कुछ अमाउंट है, कुछ टाइम ऐसा होगा जिसमें वो सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब तो किसी भी टाइम पे जो Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस है इनका जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट, जो मतलब आयंस का मल्टीप्लिकेशन होता है जो उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो हमने पहले देखा था। तो अगर प्रेसिपिटेशन को होना चाहिए, जो प्रेसिपिटेट होगा तो उसमें क्या होगा, जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा ना। अगर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट से तो वो सोल्यूबल होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से तो उसका प्रेसिपिटेट बनेगा। ऑन द अदर हैंड to prevent the precipitation of an electrolyte, its ionic product should be remain less than the its solubility product. तो ये the basic radical in the inorganic qualitative analysis has been divided in the 6 group. जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट हैं या रेडिकल हैं उनको हमने 6 पार्ट में बांटा हुआ है। Let us discuss the application of these principles in the selective precipitation of sulfide and hydroxide of group second, third and fourth. जो पहला जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप सेकंड, जो ग्रुप सेकंड वाले हैं, जैसे ग्रुप सेकंड में ये एनायन कैटायन आते हैं, जैसे मरकरी, लेड और बिस्मिथ, ये वाले एनायन आते हैं। तो फिर इनको प्रेसिपिटेट करते हैं हम, इनके सल्फाइड की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे HG है तो उसका हम इसका सल्फाइड बना लेंगे, जैसे HGS बना लेंगे, है ना। HGS की फॉर्म में इसको हम मतलब इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या इसका हम मतलब टेस्ट लगाते हैं तो ये देखते हैं कि HGS बना है या नहीं बना है। तो फिर HGS जो इसके जो सल्फाइड होंगे, इसके जो मतलब सेकंड ग्रुप के सल्फाइड होंगे, इनका मतलब ये अगर कम अमाउंट भी होगी ना, जैसे कम अमाउंट भी होगी सल्फाइड की उस फॉर्म में भी, तो इसमें अगर कम अमाउंट भी होगी सल्फाइड की तो भी ये जो अपना मतलब प्रेसिपिटेट बना लेंगे, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट होगी तो जो सेकंड ग्रुप के अलावा जो फोर्थ ग्रुप है उसमें भी जो है वो जो फोर्थ ग्रुप होता है, फोर्थ ग्रुप वाले भी को भी हम सल्फाइड की फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन देखो जैसे अगर सल्फाइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड ग्रुप वाले हैं और फोर्थ ग्रुप वाले हैं वो दोनों जो है अपने सल्फाइड बना लेंगे ना। लेकिन अगर कम होगी सल्फाइड की अमाउंट तो फिर क्या, जो खाली सेकंड ग्रुप वाले हैं बस वही जो है सल्फाइड बना सकेंगे। तो हमें सेकंड ग्रुप के लिए क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि जो सल्फाइड है उसकी अमाउंट कम रहे ना, उसकी अमाउंट कम रहे। अगर ज़्यादा होगी तो जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं वो भी मतलब ये अपना जो सल्फाइड बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे भी हम जो मतलब सोल्यूशन बनाते हैं उसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वो H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और दूसरे जो हम क्या डालते हैं, H2S डालते हैं। H2S क्या, क्योंकि वो सल्फाइड देगा और सल्फाइड ही जो इसके साथ रिएक्शन करके मरकरी के साथ जो HGS बनाएगा। फिर जो H2S है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा H पॉजिटिव प्लस H2 माइनस में। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या किस में टूटा, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। तो मतलब क्या होगा, जो H पॉजिटिव की अमाउंट थी वो ज़्यादा होगी तो फिर रिएक्शन क्या है इस साइड जाएगी, तो मतलब लेफ्ट की साइड जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो सल्फाइड है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। तो जो खाली सेकंड ग्रुप वाले हैं बस वही जो है वो मतलब उसके साथ मतलब सल्फाइड का कंपाउंड बना पाएंगे ना। अगर ज़्यादा अमाउंट होती तो फोर्थ वाले भी बना लेते और सेकंड वाले भी बना लेते, फिर उसमें हम उनको क्लासीफाई नहीं कर पाते कि भाई कौन सा सेकंड वाला है और कौन सा फोर्थ वाला है। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर द कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन H पॉजिटिव आयन बोथ द इक्विलिब्रिया ना, क्योंकि दोनों में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। Consequently, a dissociation of H2S is suppressed very much. In other words, the concentration of sulfide ion is reduced. However, even this reduced concentration of sulfide ion is sufficient to precipitate the sulfide of cation of second group ना। तो ये सेकंड ग्रुप के कैटायन को भी प्रेसिपिटेट करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन ये
फोर्थ ग्रुप वाले का मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं बना पाएगी। दिस इज बिकॉज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सल्फाइड इज वेरी लो एंड इजीली गेट एक्सीडेड बाय देयर आयनिक प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि जो इसके जो सेकंड ग्रुप वाले के जो सल्फाइड बनते हैं जैसे HGS बनेगा तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होगा तो जो मतलब इसकी जो तो आयनिक प्रोडक्ट भी अगर कम भी होगा तो भी वो जिसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा तो इसका हम इसको क्लासीफाई कर पाएंगे। दस द मेन function of HCl in this group is to reduce the concentration of sulfide ion by common ion effect। तो ऐसे ही हम तो अगर थर्ड ग्रुप में देखेंगे, थर्ड ग्रुप वाले जो उनको हम इसके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो उसको मतलब क्लासीफाई करते हैं या उसको हम मतलब एग्जामाइन करते हैं। जैसे Fe है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, तो हम इसको इसके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे Fe की जो है वो FeOH3 बना लेगा ना, FeOH3 बना लेगा। इसमें भी क्या जो हमने OH की जो अमाउंट है वो कम रखनी होती है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो जो और ग्रुप है वो भी इसके साथ मतलब उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे। तो इसमें भी क्या करते हैं, जैसे NH4H डालते हैं, NH4H के साथ NH4Cl डालते हैं, फिर NH4 पॉजिटिव जो OH माइनस की कंसंट्रेशन को वो कम कर देता है। तो फिर इतनी कम हो जाती है कि खाली ग्रुप थर्ड वाले जो है वो उसका प्रेसिपिटेट बना पाते हैं और जो है वो नहीं बना पाते। तो फिर इससे हम जो खाली जो थर्ड ग्रुप वाले एक्सपेरिमेंट है उनको हम जो ग्रुप थर्ड वाले जो एलिमेंट है उनको हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं या पता कर पाते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगला प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 4 जो ग्रुप 4 में है, जो फिर जो क्या होता है उनका ग्रुप 4 वालों का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो आयनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा होने के लिए तो क्या होना चाहिए, जो आयंस है उनकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। आयंस कौन से हैं, जो सल्फाइड है ना, तो सल्फाइड की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं हम, जो एक तो H2S डालते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट। हाइड्रोजन H2S जो है गैस के फॉर्म में होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डालते हैं और उसके बाद डाल देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, OH माइनस देगा, जो OH माइनस है वो जिसे H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेंगे। तो फिर क्या होगा, जो ऑल ओवर क्या हो रहा है, जो H पॉजिटिव की अमाउंट है वो कम हो रही है। तो फिर क्या करेगा, ली-चैटर्ले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो H2S है वो ज़्यादा टूटेगा ताकि H पॉजिटिव की अमाउंट जो मतलब उसको बराबर कर पाए। तो जो H पॉजिटिव अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो सल्फाइड है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी। तो सल्फाइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फिर हम उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि वो फोर्थ वाले भी उसमें प्रेजेंट है ना। तो मतलब अगर देखो इतनी जैसे इसमें तो क्या होगा, सल्फाइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इस केस में क्या होगा, जो अगर सेकंड वाले भी होंगे या फोर्थ वाले भी होंगे तो उसके बेस पे हम तो उसके मतलब सेकंड वाले और फोर्थ वाले दोनों जो है वो अपना सल्फाइड बना लेंगे। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जो पहले जो सल्फाइड की अमाउंट को कम रखते हैं, फिर उसमें जो सेकंड वाला अगर है तो वो क्या कर लेगा, वो तो सल्फाइड बना लेगा। फिर हम जो सेकंड वाले को बाहर निकाल देते हैं, फिर खाली फोर्थ वाले जो बच जाते हैं, फोर्थ वाले के साथ उसमें अलग से बाद में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो पास कराते हैं और ये NH4OH डालते हैं। तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, जो इसके सल्फाइड बन जाएंगे। द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इनेबल द H2S शिफ्ट टू द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। Consequently the concentration of sulfide ion increase, तो सल्फाइड आयन उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द सल्फाइड ऑफ द ग्रुप 4 कैटायन, है ना। तो उसका आयनिक प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, जब इसके आयंस का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर क्या कहता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द कैटायन ऑफ फोर्थ ग्रुप इंक्रीज टू सच एक्सटेंट दैट दे एक्सीड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उनका आयंस की अमाउंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो उनकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा।
वो सोलिबिलिटी पाउडर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा है। From the above discussed, the main function of NH4H in group 4 is to increase the concentration of sulfide ion। जो NH4OH था इसका रोल क्या था, जो सल्फाइड आयन की मतलब अमाउंट को इंक्रीज करना। फिर आगे है टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब इसमें कि भाई हमें कितना, जो अगर मान लो हमने बैरियम का एनालिसिस करना है तो हमने बैरियम कितनी अमाउंट में चाहिए, तो उसके बेस पे जो हमारा कंपाउंड है वो हमें कितनी अमाउंट में चाहिए, उसके बेस पे जो है कंपाउंड को मतलब इन 5 पार्ट में मतलब बांटा हुआ है। जैसे मैक्रो एनालिसिस, मतलब इसमें तो अगर 0.1 ग्राम है या उससे ज़्यादा चाहिए, 0.1 ग्राम टू 0.5 ग्राम ये चाहिए, तो उसको या इसको हम 20 ml के सोल्यूशन में ले लेते हैं, उसको बोलेंगे मैक्रो एनालिसिस। सेमी माइक्रो में क्या लेंगे हम, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 ग्राम तक का सैंपल ले लेंगे। फिर माइक्रो में क्या लेंगे, माइक्रो में 10 की पावर -3 या 10 की पावर -2 तक का ले लेंगे उसका सैंपल की अमाउंट को। जो सब माइक्रो होता है उसमें 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 तक ले लेंगे। और अल्ट्रा माइक्रो में 10 की पावर -4 ग्राम तक हम जो सैंपल लेंगे। तो इसमें कम क्यों लेते हैं, क्योंकि कई अमाउंट तो कई कंपाउंड तो होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं हमें, तो उनका तो हम को मतलब ज़्यादा अमाउंट भी ले सकते हैं। जैसे मान लो NaCl वगैरह है, ये तो हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हमारे पास, तो उसका तो हम 0.1 ग्राम 0.5 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका हम मतलब बहुत कम जो सैंपल की फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको, ताकि उसका लॉस ना हो सके, है ना। तो ठीक है, हमने इतना देखा, अगला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।